Hey class 12 students, this is the last minute revision video for all flamingo poetries. So in this video we are going to cover summary, theme, tone and mood. Stay tuned till the last for the entire revision. Let's begin with the very first poem, which is our first poem, that is My Mother at 66, which is written by Kamla Das. So कमला दास जो है कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है ड्राइविंग करते हुए और उनकी मदर उनके साइड वाली सीट पे बैठी होती है। जैसे वो अपनी मदर की तरफ देखती है, उन्होंने क्या नोटिस किया, दैट शी वाज स्लीपिंग विद हर ओपन माउथ। ठीक है, जब वो सो रही थी तो उनका माउथ ओपन था और ये देख के उनको क्या फील हुआ, क्या उनके माइंड में थॉट आया कि हर फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स क्या होता है कि कोई डेड बॉडी होती है, जो चीज अलाइव नहीं होती है उसको बोलते हैं कॉप्स। ठीक, तो जैसे ही वो अपनी मदर की तरफ देखती है तो उनको क्या लगता है कि उनकी मदर जो अब एज होने लग गई है, शी इज ग्रोइंग ओल्ड नाउ, और उनका फेस काफी पीला पड़ा हुआ है, जिन पर रिंकल्स है, कोई शाइन नहीं है। तो ये सब चीजें देख के उन्होंने क्या कंपेयर किया अपनी मदर का फेस, किस चीज से कंपेयर किया उन्होंने अपनी मदर का फेस, एक कॉप्स से। कॉप्स मीन्स समथिंग विच इज नॉट अलाइव। एक बार को तो उनके रियलाइज होता है कि उनकी मदर अब बहुत ज्यादा ओल्ड होती जा रही है, एज आई से। आगे क्या होता है, ये थॉट वो डिस्ट्रैक्ट, ये थॉट हटाने के लिए अपने माइंड से वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो गई थी इस रियलिटी से, तो बाहर की तरफ देखने लग जाती है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है आपको दो चीजों का, एक तो इनसाइड एंड आउटसाइड सीन। इनसाइड एंड आउटसाइड सीन का आपको कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है। when she was looking outside the window, so what she has seen some trees who are running past। जैसे कि हम कार में जाते हैं ना, तो हम आगे मूव करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स बाहर होते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है या नहीं, ये सुनो। तो वही चीज कमला दास के साथ हुई व्हेन शी वाज ड्राइविंग, और उन्होंने बाहर की तरफ देखा कार की विंडो से, तो जो भी ट्रीज थे वो पीछे की तरफ जा रहे थे, विच सिंबलाइज द टाइम। टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, मतलब टाइम जो वो पास होता जा रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो। सेकेंड थिंग उन्होंने देखी, मेरी चिल्ड्रन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो मेरी मीन्स हैप्पी, चीयरफुल, जो बच्चे थे वो खुश थे, एंड दे वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम फॉर प्लेइंग। वो चीज क्या सिंबलाइज करती है, दैट यूथ, लाइफ, एनर्जी, हेल्थ, एक्टिवनेस, ये चीजें कॉन्ट्रास्ट में बताई हुई है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बता रहे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि इनसाइड और आउटसाइड का क्या सीन रहा है, इनसाइड उनकी मदर का फेस कैसा है, ओल्ड एंड पेल है, एंड आउटसाइड व्हाट द व्यू इज, व्हाट इज सिंबलाइजिंग, trees and merry children, both of the things we are talking about here, that time, साथ में vigor, exuberance means energy, energetic activeness। ठीक है, मीन्स यूथ, एनर्जी, एक्टिवनेस, ये चीजें आपको कॉन्ट्रास्ट में बताई हुई, विच इज आउटसाइड द कार्ड व्यू। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको, जब वो वहां पे पहुंच जाती है कोचीन एयरपोर्ट पे, तो वो अपनी मदर की तरफ दोबारा देखती हैं, उनको क्या फील हुआ कि उनका फेस, अब सेकंड टाइम उन्होंने कंपेयर किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने कंपेयर किया था कॉप से, सेकंड टाइम शी इज कंपेयरिंग विद द लेट विंटर्स मून। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट विंटर्स मून क्यों बोला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर लेट विंटर मून फील्स लाइक हेजी एंड लैक्स ब्राइटनेस एंड लस्टर। यानी कि जब लेट विंटर मून होता है, जो एक ऐसा टाइम होता है विंटर का जब उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती है, बिल्कुल डल होता है, कोई चमक नहीं होती है। फाइन, वैसे ही उनकी मदर का फेस है जो कि बिल्कुल पेल हो गया है, डल हो गया है, कोई ब्राइटनेस नहीं है, उसमें कोई चमक नहीं रही है, एंड इट्स लाइक एशन फेस विच इज लाइक अ कॉप्स। ठीक है, सेम थिंग। नाउ शी हैज रीच्ड टू द एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद द टाइम हैज कम जब उन्हें सेपरेट होना है। अब यहाँ पे उनकी मदर फ्यू यार्ड्स अवे है, बट स्टिल जो कमला दास है उनको दोबारा देखती है। एट इज द मोमेंट ऑफ सेपरेशन,
और जब सेपरेशन का टाइम आता है तो पार्टिंग वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स स्माइल आर फेसेड टू सप्रेस हर फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। जब ये सेपरेशन का मोमेंट आता है जहां पे कमला दास सिक्योरिटी चेक पे पहुंच जाती हैं एंड शी हैज सीन हर मदर अगेन, शी सेड नथिंग, शी जस्ट स्माइल एट हर मदर। और बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में 3 टाइम्स स्माइल वर्ड लिखा हुआ, स्माइल वर्ड जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे कि यस शी इज ट्राइंग टू हाइड हर पेन। कौन सा पेन? अपनी मदर को खोने का पेन, ठीक है, बिकॉज उसकी मदर जो है वो ओल्ड होती जा रही है और ओल्डनेस की वजह से एक टाइम आएगा कि वो उनसे दूर हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। फाइन। वन मोर पॉइंट इज ऑल्सो देयर इन द टेक्स्ट बुक कि एक चाइल्डहुड फियर की तरह है, जब भी वो अपनी मदर की तरफ देख रही है उन्हें अपना वो चाइल्डहुड फियर रिवाइव होने लग जाता है। चाइल्डहुड फियर क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स को लूज करने का डर लगा रहता है। So similarly here also, being a adult, she is regaining that thought in her mind। तो वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन वो जो 3 टाइम्स स्माइल वर्ड लिखा हुआ है विच मीन्स कि शी इज ट्राइंग टू रीअश्योर हर मदर, कि वो उनको रीश्योर कर रही है कि येस एवरीथिंग इज फाइन, कि सब कुछ ठीक है एंड आई एम ऑल्सो फाइन, यू आर ऑल्सो फाइन। शी डजंट वांट टू गिव हर एनी एंजाइटी, वो उनको चिंता में नहीं डालना चाहती। ये हम सब करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को अपनी चिंता कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। हम यही चाहे वो हमारा मास्क हो, कुछ भी हो, हम कोई भी तरीका अपनाते हैं बट वी डोंट वांट टू कन्फाइड इन या फिर वी डोंट वांट टू एक्सप्रेस आवर लिटरल फीलिंग। तो यहाँ पे कमला दास रीअश्योर करने की कोशिश कर रही है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एंड द थर्ड स्माइल मीन्स इज दैट शी इज होपिंग टू मीट हर अगेन, ठीक है। एक स्माइल का मतलब क्या हो गया कि शी इज ट्राइंग टू रीअश्योर हर मदर दैट एवरीथिंग इज फाइन। सेकेंड, दैट शी इज ट्राइंग टू हाइड हर पेन। Third, she is hoping to meet her mother again and she is trying to control her emotions। ये इस स्माइल वर्ड का मतलब है। ये क्वेश्चन आता है, what does the repetition of smile word in the text represent or symbolize? ठीक है, तो उसमें आप ये चीजें लिख सकते हो। लास्ट में एक पॉइंट क्या है बेटा आपके पास कि जो सेपरेशन का मोमेंट था वो क्या चीज और शो कर रहा है, इनएस्केपेबल एंड इनएविटेबल। इनएविटेबल और इनएस्केपेबल का मतलब हो गया कि किसी चीज से बचना पॉसिबल नहीं है, किसी चीज को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, विच इज सर्टेन सो इट विल हैपन। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 वर्ड आप बहुत अच्छे से याद कर लो। आप इनको अपने आंसर्स में लिख के आते हो तो आपका आंसर वैसे ही काफी प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक है। दिस वॉज योर पोएम, आई होप यू अंडरस्टूड। दिस वॉज योर समरी। अब इसकी थीम देखते हैं, थीम क्या है। अगर समरी समझ में आ गई तो थीम आपको अपने आप पता चल जाएगी। थीम होती क्या है कि आपने चैप्टर से क्या समझा, क्या आपको मैसेज मिल रहा है। एजिंग एंड मॉर्टेलिटी की बात हो रही है इस पोएम में, पोएट का पेन एंड सफरिंग और जो वो थॉट है, वो जो टेंशन एंड एंजाइटी है टुवर्ड्स हर मदर, कि उसकी मदर जो है वो ओल्ड होती जा रही है, उनके फेस पर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, मे बी शी विल लूज हर वन डे। तो वो वाले जो थॉट है वो इसमें रिप्रेजेंट किए हुए हैं। मोर्टेलिटी जिसको आप कभी अवॉइड नहीं कर, मतलब हर किसी को एक दिन मरना ही मरना है। नेक्स्ट थीम है फियर ऑफ सेपरेशन, अलग होने की बात हो रही है, वो जो डर और वो अलग होने का डर ही इसमें एक थीम लेके आ रहा है, जो कि थ्रू आउट द पोएम हमने डिस्कस की है। कमला दास के माइंड में यही तो एक डर। नेक्स्ट है लव एंड इमोशनल बॉन्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पे माँ और बेटी का एक इमोशनल एंड लवेबल रिलेशनशिप और बॉन्ड आपको शो किया गया है। दैट वो लास्ट मोमेंट पे जब स्माइल कर रही होती है तो इससे क्या पता चलता है कि वो अपनी मदर को कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी, राइट, इसलिए तो उसने ऐसा किया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पोएम के अंदर कि आउटसाइड और इनसाइड सीन क्या था, उसमें क्या शो किया गया है। यंग ट्रीज एंड चीयरफुल चिल्ड्रन क्या सिंबलाइज करते हैं, लाइफ एंड एनर्जी को, और उनकी मदर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एजिंग एंड डिके, ठीक है। मतलब वो अब मोर्टेलिटी की तरफ जो है बढ़ रही है, एजिलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो वन डे शी विल गो फार, ठीक है। ये आपकी पोएम थी। इसकी टोन और मूड के बारे में डिस्कस करते हैं। टोन क्या होती है और मूड क्या होता है।
टोन और मूड में सिर्फ एक बेसिक सा डिफरेंस इतना समझ लो, अगर बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टोन होती है जो राइटर और पोएट की फीलिंग होती है थ्रू आउट द टेक्स्ट, और मूड होता है जब रीडर ने उसको पढ़ा तो उसके माइंड में क्या थॉट आया, क्या फीलिंग और क्या इमोशंस जनरेट हुए टुवर्ड्स द पोएट। जो भी टेक्स्ट था उसी के रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, है ना। तो वो चीज आपको बतानी, टोन मतलब राइटर्स फीलिंग, मूड मतलब रीडर्स फीलिंग। अंडरस्टूड। अब इस पोएम की टोन क्या रहेगी, सैड एंड इमोशनल है ऑफ कोर्स। रिफ्लेक्टेड एंड पर्सनल है, पर्सनल मतलब अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ओन एक्सपीरियंस होता है, इवेंट होता है वो। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है थॉटफुल है, क्योंकि यहाँ पे थॉट इतना ज्यादा आप डीप थिंकिंग कर रहे हो, तो उस मोमेंट की बात हो रही है, उसी चीज को रिफ्लेक्टिव बोला गया है। लास्ट में जो टोन है वो कंट्रोल्ड और कंपोज हो जाती है। कंट्रोल यानी कि इमोशंस को कंट्रोल किया, कंपोज बिल्कुल शांत काम, क्योंकि लास्ट में एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के टाइम कमला दास ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था, एंड शी इज ट्राइंग टू बी काम उस मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर को शो नहीं करना चाहती थी उसकी एक्चुअल फीलिंग। शी इज ट्राइंग टू हाइड हर पेन बाय स्माइलिंग ओनली। मूड कैसा होगा? मेलनकॉलिक एंड सॉम्बर। सॉम्बर मीन्स क्या होता है? सीरियस। एंड मेलनकॉलिक मतलब बहुत ज्यादा अपसेट। जब आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आपको भी लगा होगा कि पोएट के माइंड में, पोएट का जो एटीट्यूड है या पोएट की क्या फीलिंग आ रही है, कि बिल्कुल सैड है ना, सीरियसनेस की बात हो रही है, तो वही मूड है। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद क्या फीलिंग जनरेट हो रही है? एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी की बात हो रही है। एंजाइटी चिंता में, इनसिक्योरिटी किसी को खोने का डर। और लास्ट में जो मूड है वो थोड़ा सा होपफुल लग रहा है। होपफुल, सटली होपफुल है। सटली मीन स्लाइटली होपफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोएट ने अगेन स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश की है, इसलिए वो थोड़ा सा होपफुल है। पेनफुल नहीं, बट थोड़ा सा होपफुल है। तो ये आपकी फर्स्ट पोम थी, जिसमें हमने सारी चीजें कवर कर दी। आप ये भी टेक्स्ट अगर याद भी कर लेते हो ना बेटा, और कोई क्वेश्चन आता है तो यही चीज आप इसमें लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया टोन और मूड, और किसी पर्टिकुलर पोएम से कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये वर्ड जरूर यूज कर सकते हो, क्योंकि दीज आर वेरी सिंपल, बट ये वर्ड आपके टेक्स्ट में दिखते हैं, तो एग्जामिनर भी जो सोचता है कि यस समवेयर द पर्सन हैज स्टडीड। इस पोएम है बेटा आपकी कीपिंग क्वाइट, विच इज रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। अब इस पोएम से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, विच इज साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कि आपकी लाइफ में साइलेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड साथ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ एग्जामिनेशन। आप अपने बारे में कितना अवेयर हो, आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, इसी चीज के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोएट ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसके लिए जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ 12 तक काउंट करना है, दैट इज इनफ। 12 तक काउंट करो। 12 तक काउंट करना मतलब 12 सेकेंड, और यही 12 नंबर आपका रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है 12 आवर्स अ डे एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी मिल रही, इसलिए हमने ये इंटरप्रिटेशन निकाली हुई है इसमें। अब इस टाइम पे आप क्या कर रहे होगे? आप बिल्कुल शांत होगे, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, और यही शांति आपको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन दे रही होगी, और यही शांति आपको हेल्प करेगी आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में। आगे बात समझ में? हालांकि ये काइंड ऑफ स्ट्रेंज फीलिंग होगी आपके लिए, क्योंकि आपने ऐसी चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, बट ये कहीं ना कहीं आपको यूनाइट करेगी। फाइन। आगे क्या बोलते हैं पोएट कि ये जो फीलिंग होगी ना वो स्ट्रेंज तो होगी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि समथिंग इज न्यू फॉर यू, समथिंग इज स्ट्रेंज, क्योंकि आपने वो चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी, इसलिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेंजनेस फील होगी। बट धीरे धीरे आपको ये यूनाइट करती जाएगी, और यही साइलेंस आपको फ्री करेगी। जो आप डिस्टर्बिंग साउंड सुनते हो ना आपकी लाइफ, क्योंकि हमारी एज अ ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत रश है, कंपटीशन है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? झगड़े, डिस्प्यूट्स, विवाद, है ना। सबकी लाइफ में है। जो पीपल जो वो रश कर रहे हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, बट उनके पास कोई टाइम नहीं है अपने आप को देने के लिए। तो उसी टाइम की यहाँ पे बात हो रही है, और जैसे ही वो टाइम अपने आप को देते हो, तो वो जो मोमेंट होगा, यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या चेंज आपकी लाइफ में आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, इसी चीज की तो बात हो रही है। तो जो फिशरमैन है वो अपने लिए टाइम निकालेगा, यानी कि फिशरमैन कैसे? क्योंकि वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा, और जो सोल्ट गैदरर है, जो सोल्ट गैदर करता है, वो भी उस एक्टिविटी को रोक देगा। यस और नो? तो उस एक्टिविटी को रोकने के बाद क्या होगा? वो भी अपनी लाइफ में
इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करेगा और उस इंट्रोस्पेक्शन से उसको रेस्ट मिलेगा, अपने आप को समझने का टाइम मिलेगा। साथ में जो वॉर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को वेपन्स के थ्रू, वो चीज रुक जाएगी। और वो चीज रुक जाएगी तो क्या होगा, ब्रदरहुड और यूनिटी प्रमोट होगी, है ना, क्योंकि कोई भी पर्सन कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा। ये एक्टिविटीज क्या शो कर रही है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ये सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है। और यही डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज रुक जाए तो आपकी लाइफ कितनी ज्यादा हेटर्ड फ्री और काम लाइफ हो जाएगी। ठीक है, होल्ट मीन्स क्या होता है, स्टॉप करना। आगे क्या बताया है पोएट, यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी होगी तो इट मीन्स लाइक यू आर नॉट अलाइव। आपको सिर्फ थोड़ा सा मोमेंट निकालना है अपनी लाइफ से, ठीक है, अपने लिए टाइम निकालो, अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करो कि अभी तक आपने क्या अचीव किया है, क्या पाया है, क्या खोया है, इस चीज के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करो। फाइन, क्योंकि हम इतने ज्यादा बिजी हो गए अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कि हम एक दूसरी चीजों को चेज करते जा रहे हैं। यस और नो? तो ये एक्टिविटी आपकी लाइफ में एक एसेंस की तरह काम करेगी और आप फ्रेश, बेटर फील करोगे और उस चीज के बाद आप एक यूजफुल एक्टिविटी भी कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए जो स्टिलनेस है, ये जो शांति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पोएट ये बताते हैं, अर्थ आपको बहुत अच्छे से सिखाती है, अर्थ इज योर बिगेस्ट टीचर। वो कैसे सिखाते हैं, ये जैसे कि विंटर होता है, विंटर में सारी चीजें स्टिल हो जाती है, बिल्कुल शांत, डल, साइलेंट लगती है ना। बट उसके बाद सीजन चेंज होता है, स्प्रिंग सीजन आता है और स्प्रिंग सीजन में सब कुछ दोबारा लाइव फील होने लग जाता है, क्योंकि नई नए पौधे, नई पत्तियां, ये सारी चीजें आती है ना, तो रिन्यूअल होता है। तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा टाइम निकाल के देना है और उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद आप जो फील करोगे ना, बिल्कुल फ्रेश फील करोगे और आप अपनी एक्टिविटी को ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। आपकी लाइफ में ज्यादा न्यूनेस आएगी, कलर्स ऐड हो जाएंगे, मतलब आपकी लाइफ और ज्यादा रंगीन हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए हमेशा आपकी लाइफ में अगर थोड़ी सी भी क्वाइटनेस और साइलेंस होगी, आप उस चीज के लिए टाइम निकालोगे, तो आप अपनी एक्टिविटीज को दोबारा रिज्यूम कर पाओगे और उसी रिज्यूमनेस के साथ आपकी लाइफ और ज्यादा फ्रेश और बेटर हो जाएगी। फाइन, ये थी आपकी पोम। थीम क्या है बेटा इसमें, आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टिल हियर। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है डीप थिंकिंग। आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। पीस एंड यूनिटी, पीसफुल होगा और यूनिटी भी होगी, यानी कि टुगेदरनेस। जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होगे, जब कोई पर्सन कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे शांति होगी वर्ल्ड में और वही शांति आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूनाइट करेगी। फाइन, ह्यूमन कनेक्शन एंड हार्मनी विद नेचर, ऑफ कोर्स यू विल गेट कनेक्टेड टू द नेचर, क्योंकि तो आप जब शांत होगे ना, तो आपको समझ में आए कि आप नेचर से कितने ज्यादा कनेक्टेड हो। यस और नो? माइंडफुलनेस एंड रिन्यूअल, माइंडफुलनेस यानी कि आपको वो जो मोमेंट होगा जिस टाइम पे आप बिल्कुल साइलेंट होगे, स्टिल होगे, वो आपकी लाइफ में एक नया पल लेके आएगा, कामनेस होगी और आपको प्रेजेंट टाइम के बारे में अवेयरनेस होगी। आपको टाइम मिलेगा कि आपने अभी तक कितना अचीव किया, कितना खोया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी लाइफ के लिए। तो ये पोएम ही नहीं, ये तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बन के आई है, बहुत अच्छा मैसेज देती है थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि आफ्टर 12th ऑल्सो यू नीड टू फेस द वर्ल्ड। अब टोन और मूड की बात कर लेते हैं। टोन और मूड का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। टोन मतलब राइटर्स फीलिंग एंड मूड मतलब रीडर्स फीलिंग। काम एंड मेडिटेटिव है, ऑफ कोर्स जब पोएट हमसे बात कर रहा है तो हमें क्या मैसेज दे रहा है, कामनेस के बारे में। मेडिटेटिव है, मेडिटेटिव यानी कि बिल्कुल साइलेंट है, जो साइलेंस को एम्ब्रेस करता है, साइलेंस को प्रमोट करता है। परसुएसिव एंड रिफ्लेक्टिव है, परसुएसिव यानी कि किसी को कन्विंस करना, तो ऑफ कोर्स ही इज ट्राइंग टू कन्विंस अस किस रिलेटेड, कि हमें कोई भी वायलेंस नहीं करनी है, हमें कोई वॉर्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमें किसी को हार्म नहीं करना है, अपने एक्शंस को स्टॉप करना है, जिससे शांति होगी। अपने बारे में डीप थिंकिंग करनी है। रिफ्लेक्टिव का मतलब आई हैव टोल्ड यू। होपफुल है कि वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है, एक नई होपफुलनेस लेके आ रहा है जो कि पीसफुल होगी और इस वर्ल्ड के लिए अच्छी होगी। ठीक है, क्रिएट किया। अब मूड कैसा क्रिएट किया हुआ, पीसफुल एंड सरीन। सरीन का मतलब भी क्या होता है, शांत, बहुत ज्यादा शांत।
पीसफुल और सीरीन का मतलब सेम ही होता है। थॉटफुल लग रहा है, कंटेम्पलेटिव लग रहा है। थॉटफुल एंड कंटेम्पलेटिव बोथ वर्ड्स मीनिंग इज सेम। अब इस दोनों वर्ड का मतलब सेम है, लेकिन ये यहाँ पे 2 बार क्यों लिखे हैं? ताकि आपकी वोकैबुलरी भी बढ़े और साथ में आप जब एक्चुअल में जब पैसेज भी पढ़ते हैं ना, तो पैसेज में भी पूछा जाता है व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर, तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। स्लाइटली स्पिरिचुअल, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? जिसमें आप अपने बारे में सेंस ऑफ यूनिटी आपको फील होती है, आप नेचर से कनेक्ट कर पाते हो, अपने आप से कनेक्ट कर पाते हो। सो नेक्स्ट पोएम बेटा आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स। इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है कि जो ब्यूटी है इट्स अ सोर्स ऑफ जॉय हैप्पीनेस फॉर यू, फॉर एवरीवन। क्यों? क्योंकि जो ब्यूटी है इट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कभी भी वो खत्म नहीं होती है, फेड नहीं होती है, नथिंगनेस में पास नहीं होती है, मतलब कन्वर्ट नहीं होती है, इवन डे बाय डे वो मल्टीप्लाइज होती रहती है। ये जो ब्यूटी है वो हमें प्लेजेंट शेल्टर प्रोवाइड करती है, मतलब एक पीसफुल अच्छा शेल्टर यानी कि रहने का प्लेस वो प्रोवाइड करती है, जो कि कैसा है हमारे लिए? बिल्कुल क्वाइट बावर जैसा। क्वाइट बावर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा शेडी प्लेस जो सब क्रिएचर्स के लिए अवेलेबल है, जहाँ पे आप पीसफुल फील करते हो। और इसी पीसफुल शेडी नेचर की वजह से हमें और हर एक क्रिएचर को अच्छी नींद मिलती है ना? तो ये किसका पार्ट है? नेचर का ही पार्ट है, और नेचर ही हमें प्रोवाइड कर रहा है, और इसी नेचर को हम ब्यूटी का नाम दे रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी एंड नेचर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये चीज हमारी एक ब्रिज का काम करती है नेचर और ह्यूमन के बीच में कनेक्शन का। इसके बाद बात बताई गई है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स एंड मैलिस। मैलिस क्या होता है? बैड इंटेंशन। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स होती है, ठीक है, सराउंडिंग में क्रुएल्टी होती है, हेटर्ड होती है, अच्छे दिन नहीं होते हैं, और ये चीजें आपके एज ए ह्यूमन गुड क्वालिटीज को लैक कर रहे होते हैं, कर रहे हैं ना, कमी है ना इन चीजों की। बट कहीं ना कहीं आपको पता होगा ये जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और नेगेटिव डेज हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें इनसे? हमारी लाइफ और भी ज्यादा ग्लूमी बन रही है। ग्लूमी का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा अपसेट, ठीक है, और भी ज्यादा डाउन। और इन्हीं चीजों की वजह से हम और ज्यादा अनहेल्दी एंड इविल वेज क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमें अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचा रहा है? सफरिंग और पेन की तरफ। यस और नो? बट इनके बावजूद, इन सफरिंग के बावजूद भी अगर हम इनको रिमूव करना चाहें ना, तो देयर इज ओनली वन वे, जस्ट सी द ब्यूटीफुल साइड ऑफ अ नेचर एंड इट विल रिमूव योर ऑल सैड फीलिंग्स फ्रॉम योर हार्ट्स। ठीक है। तो ये आपको बताया गया कि ब्यूटी की कितनी ज्यादा पावर है। मतलब आपके डिसअपॉइंटमेंट और बैड डेज में भी कौन आपकी हेल्प करता है? दैट इज द ब्यूटी ओनली। वही एक चीज है जो आपके सारी बैड फीलिंग्स, नेगेटिव वाइब्स, क्रुएल्टी और सारे ग्लूमी डेज को खत्म कर सकती है। सारे ग्लूमी डेज को खत्म कर सकती है ना? और इसीलिए ये हमारे लिए एक वरदान है। बून मीन्स क्या होता है? वरदान, ह्यूमैनिटी का। ओके, अब हम ब्यूटी की तो बात करें, अब इस ब्यूटी में क्या क्या चीज इंक्लूड है वो डिस्कस कर लेते हैं। इस ब्यूटी के अंदर आता है द सन, मून एंड ओल्ड एंड यंग ट्रीज। यही हमारे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस का काम करते हैं, एंड यही हमें एक शेडी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जो कि सारे क्रिएचर्स के लिए एक वरदान की तरह है। स्पेसिफिकली यहाँ पे नाम दिया है सिंपल शीप। सो यहाँ पे जस्ट आपको सेग्रीगेट करके चीजें दी हुई है, किसी क्रिएचर का नाम दे दिया, किसी फ्लावर का नाम दे दिया, किसी पेड़ का नाम दे दिया, रिवर का नाम दे दिया, तो मतलब आपको उस नेचर से एक एक पॉइंट उठा के दिया हुआ है। ओके, इसके बाद बताए गए हैं डेफिडिल फ्लावर्स। डेफिडिल फ्लावर्स आल्सो इंक्लूड हियर, यानी कि जो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं उनको बोलते हैं, जो कि ब्लूम करते हैं इस ग्रीनरी के अंदर, ग्रीन सराउंडिंग्स में, एंड ऑल्सो द कूलिंग शेल्टर ऑफ थिकेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट सीजन। मतलब एक ऐसा प्लेस, शेल्टर ऑफ थिकेट्स का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा प्लेस जो कि बुशेस के बिल्कुल बीचों बीच है ना? झाड़ियों में भी जाके बीच में इन द मिड ऑफ दैट आपको एक ऐसा प्लेस मिलता है जो कि शेडी और जो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हॉट सीजन। ठीक है, आगे क्या बताया हुआ है? इन्हीं बुशेस में बिल्कुल मिड ऑफ द फॉरेस्ट आपको एक चीज और मिलती है जो कि ब्लूम करती है, दैट इज मस्क रोजेस विच इज मोर ब्यूटिफुल। Next also we are talking about that
ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स। ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स क्या होता है? जो आपके एंसेस्टर्स है उनकी ब्रेवरी की कहानियां, या फिर जो भी हीरोइक पीपल है उनकी ब्रेवरी की कहानियां, उनकी करेज की, उनकी सेक्रीफाइस की टेल्स, जो कि हम आज तक सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, वो भी इस नेचर की ब्यूटी का पार्ट है, जो कि और भी ज्यादा लवलियर है। ये सुनो तो करती हैं, ठीक है, इस नेचर का पार्ट है, और यही नेचर का पार्ट बनके एक एंडलेस फाउंटेन सबके लिए क्रिएट करती है, जो कि डायरेक्टली हमारे ऊपर पोर होता है। कहाँ से? हेवेंस ब्रिंग। हेवेंस ब्रिंग क्या हो गया? यानी कि गॉड के बिल्कुल, गॉड का है स्वर्ग में, और स्वर्ग से बिल्कुल हमारे ऊपर पोर होता है, ठीक है, जो कि एक प्रीशियस गिफ्ट की तरह है हम सबके लिए। फाइन, अंडरस्टूड। चलिए, थीम क्या है अब इसकी? इटर्नल जॉय। इटर्नल यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसी हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड की जाती है। रिलीफ फ्रॉम सोरो, ऑफ कोर्स सेकंड स्टैंजा में हमने यही डिस्कस किया था कि जो ब्यूटी है, यू जस्ट टेक अ साइट ऑफ ब्यूटी, आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन, आपको सूदिंग वाली फील जरूर आएगी अगर आप किसी भी बैड डे से सफर कर रहे हो तो। पावर ऑफ नेचर की बात डिस्कस की हुई है, यस इट इज देयर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी सराउंडिंग में जो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करते हैं, हमें रिफ्रेश करते हैं, और यही रिफ्रेशमेंट आपकी पावर ऑफ नेचर की तरह वर्क करती है। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द सेकंड स्टैंजा ओनली। सोर्स ऑफ होप, ऑफ कोर्स जो आपका नेचर है जिससे आप कनेक्टेड हो, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक होप और एक नई उम्मीद तो मिलती है ना, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, आप पीसफुल रहते हो, आपको नया ऑप्टिमिज्म मिलता है। ऑप्टिमिज्म वही होपफुलनेस, ठीक है। तो ये हमारी थीम थी। आगे क्या है? टोन। टोन, टोन इज द राइटर्स फीलिंग एंड मूड इज द व्हाट? रीडर्स फीलिंग, ठीक है। बार बार मैं ये हर पोएम में मैंने आपको बताया तो ताकि आप भूलो ना। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन वर्ड नाउ डेज। होपफुल, जब आपको किसी चीज की उम्मीद होती है और वो उम्मीद बिल्कुल अच्छे की होती है, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो बिल इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से पॉजिटिव वाइब्स। नेक्स्ट इज होपफुल। तो होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक दोनों का मतलब सेम ही है, एक ज्यादा बेटर वर्ड है और एक बेसिक वर्ड है, दैट इज द ओनली डिफरेंस ओवर हियर। अप्रिशिएटिव है, अप्रिशिएटिव यानी कि हम यहाँ पे नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द थिंग विच इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस। फिलोसफिकल है, फिलोसफिकल कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, वो हमारे बारे में, नेचर के बारे में कितनी सारी चीजें हमें बता रहे हैं जो कि हमने कभी सोची भी नहीं होगी इस तरीके से। दीज वर योर टोन। मूड में क्या है? मूड में आपके आती है रीडर्स की फीलिंग, कि आपको क्या फील हुआ ये टेक्स्ट पढ़ के, आपको कौन सी वाइब्स आया, आपका क्या एटीट्यूड रहा टुवर्ड्स द टेक्स्ट। पीसफुल था क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, सो ऑफ कोर्स अ बिग यस। काम, काम एंड पीसफुल अगेन दिस कॉमन वर्ड आर हियर, मतलब दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। तो जब आप बहुत सारे वर्ड में किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो, तो इसीलिए ये चीज लिखी हुई है। सूदिंग है, सूदिंग का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन, आपको जब रिलीफ मिलता है फ्रॉम योर आउटकम्स। अपलिफ्टिंग है, आपकी अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, क्योंकि जब आप इविल डेज से सफर कर रहे होते, एक ब्यूटी है जो आपको इस सफरिंग से बिल्कुल बाहर निकालती है, अपलिफ्ट करती है, ठीक है। आपकी रोड साइड स्टैंड विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में हम रोड साइड स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हाईवे के ऊपर बिल्कुल रोड के एज में है, यानी किनारे पर है, और जो मूवमेंट है ट्रैफिक की वो कंटिन्यू रहती है, बट किसी भी पर्सन को इस रोड साइड स्टैंड के बारे में कोई परवाह ही नहीं है। इवन जो वहां उस स्टैंड को रन कर रहे हैं, वो इसीलिए नहीं रन कर रहे उसको कि उनको कोई रोटी चाहिए, बस वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पर्सन वहां पे आए, यानी कि सिटी ड्वेलर्स की बात हो रही है, सिटी पीपल की बात हो रही है, कि वो अपने वहां पे आए, रुके, अपनी व्हीकल को रोके और उनके पास आए और कुछ खरीदे, ठीक है, ताकि उनकी कुछ अर्निंग हो सके, वो भी कुछ कैश अपने हैंड्स में फील कर सके, जो कि सिटी ड्वेलर्स अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक। बट जैसे ही वो रिच पीपल वहां से पास ऑन होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली सिटी ड्वेलर्स की बात हो रही है, वो कभी रुकते नहीं है। इवन अगर वो रुकते भी हैं तो इट्स लाइक वो एक नजर डालते हैं, और उस नजर में वो क्या बोलते हैं कि यहाँ ये जो रोड साइड स्टैंड है, वो इस ब्यूटी को, इस लैंडस्केप की ब्यूटी को बिल्कुल स्पॉइल कर रहा है, क्योंकि
वहां पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो काफी क्लमजी सा है, क्लमजी यानी कि ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया हुआ, मैसी सा है, ठीक, जो कि एक ऐसा साइन है, इरिटेट करता है बाकी सारे लोगों को। एक चीज और बताई गई है इसमें कि उन्होंने जो स्टैंड वर्ड है उसका एस और एन बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। दूसरा, इसी एस और एन का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन होती है साउथ और नॉर्थ, उस डायरेक्शन का साइन वो उल्टी डायरेक्शन में, तो ये दो मतलब निकल के आते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी पर्सन वहां पे रुकता है वो सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनके बारे में बुरा बोलने के लिए, उनको डाउन फील कराने के लिए ही वहां पे रुका। बताया हुआ है कि इस रोड साइड स्टैंड के अंदर काफी सारी चीजें ऑफर करने के लिए, जैसे कि वाइल्ड बेरीज है जो कि वुडन क्वार्ट्स में, वुडन क्वार्ट्स यानी कि जो बास्केट होती है वुडन वाली, वो गोल्डन गॉर्ड है, ये भी एक फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है, दोनों चीजें। इसके अलावा एक ऐसा पीसफुल स्टे जो इस नेचर की लैब में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ वो अपनी प्रोग्रेस और अपनी एक्सपेंशन के लिए कुछ कैश का डिमांड कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं मिलता है फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स। और ये मूविंग पिक्चर वाली जो लाइफ है ना, वो क्या शो कर रही है कि हाँ, वो भी अपनी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही डेवलपमेंट और फ्लरिशमेंट चाहते हैं जैसे सिटी ड्वेलर्स अपने एरिया में, अपनी सिटी में कर रहे हैं, ठीक। इवन जो पार्टी इन पावर होती है, जो रूल कर रही होती है, उसकी गवर्नमेंट भी इनके लिए ज्यादा कंसर्न नहीं है, वो सिर्फ शो कर रहे हैं कि दे आर कंसर्न अबाउट देयर डिमांड्स, वरना उनको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं इन लोगों की, रूरल पीपल की लाइफ से, उनकी डिमांड से, उनकी प्रॉब्लम से उनको कोई मतलब नहीं है। फाइन। बट कहीं ना कहीं ये रूमर है कि इन लोगों के लिए, ये लोग जो पार्टी इन पावर होती है, जो गवर्नमेंट पीपल होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो उनकी परवाह करते हैं। वो इनको इतने ज्यादा वादे करवाते हैं कि चलो अगर आपको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे तो आपकी लाइफ और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और बाद में आपको अपने बारे में ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, मतलब इतनी ज्यादा इजी हो जाएगी। बट जो ये गुड डूअर्स है ना, जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि यस दे आर डूइंग समथिंग गुड, बट एक्चुअली नॉट। वो सिर्फ उनका ह्यूज प्रॉफिट है, वो सिर्फ अपने बारे में परवाह कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं। उनका एम इनको एक्सप्लॉइट करने का है, मनी अर्न करने का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो जो पोएट है वो काफी हेल्पलेस फील कर रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अर्निंग द मनी, जो कि एक सिटी ज्वेलर इनसे जाके जब सामान खरीदता है तभी उनको वो अर्निंग मिलती है। तो वो चीज नहीं हो पा रही, इसलिए पोएट बिल्कुल मजबूर है, हेल्पलेस फील कर रहा होता है, क्योंकि वो भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता। वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, जो रोड साइड स्टैंड वाले फार्मर हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी दिन विंडो ओपन करके रखते हैं, और उसी ओपनिंग विंडो के साथ वो सारा दिन बिल्कुल एक बच्चे की तरह वेट करते रहते हैं कस्टमर्स का। और जैसे ही कोई साउंड आती है ब्रेक्स की रुकने की और कार के रुकने की, वो सारी यूजलेस जाती है। यूजलेस क्यों होती, पर्सन इस कार को या किसी भी व्हीकल को रोकता है तो या तो वो यू टर्न के लिए रोकता है, या फिर उनसे पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, मतलब डायरेक्शन के लिए, या फिर वो पूछते हैं कि डू यू हैव गैलन ऑफ गैस, यानी कि पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। तो देखो ना, इस पॉइंट पे आके तुम्हें दिख रहा है सामने कि एक स्टैंड लगा हुआ है जिसमें काफी सारी चीजें अवेलेबल है फॉर ईटिंग, फॉर प्रोवाइडिंग, ऑफरिंग। तो इसमें गैलन ऑफ गैस कहाँ से आएगी, तो ये काफी नो सिविक सेंस वाला क्वेश्चन है ना। आगे क्या बताया हुआ है, मनी जो है वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पे ह्यूमन की प्रोग्रेस होती है। सो जो पोएट है वो एज अ रीडर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आओ और मेरा पेन जो है वो रिलीव करो। उससे रिलीव कैसे होगा, जब आप आओगे इन स्टैंड वालों के पास, इनसे कुछ परचेज करोगे, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव देम सम कैश, और वही कैश इनकी डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। तो यही एक वे है जिससे आप पोएट का जो पेन है वो लगता है कि डेथ जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है इस मिजरेबल लिविंग से। तो ये एक पॉइंट है, एक एनालिसिसमेंट वाली लाइन है। चलो अब थीम और डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम की। इस पोएम की थीम क्या रहेगी, रूरल पॉवर्टी एंड हार्डशिप, क्योंकि यहाँ पे रूरल फार्मर्स का स्ट्रगल शो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, तो इट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। अर्बन रूरल डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे जो अर्बन ड्वेलर्स है उनको इनसेंसिटिव दिखाया है, मतलब अनइंटरेस्टेड दिखाया है टुवर्ड्स द पुअर फार्मर्स। होप एंड डिग्निटी, ये चीज, डिग्निटी मीन्स होता है रिस्पेक्ट, ये चीज क्या हाईलाइट करती है कि चाहे कुछ भी हो,
सिचुएशन कैसे भी हो, कैसा भी स्ट्रगल हो, बट उन्होंने अपनी जो होप है वो नहीं छोड़ी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वो भी नहीं छोड़ी है, वो चीज यहाँ पे मेंटेन हुई है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज टोन एंड मूड। अब पहले टोन कैसी है पोएट की, सिंपैथेटिक एंड कंपैशनेट है। जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, ऑफ कोर्स उनके अंदर ऐसी सिंपैथी, जब हमने टेक्स्ट पढ़ा एनसीईआरटी का, यू हैव आल्सो रेड दैट, तो वो जो टेक्स्ट था वो कैसा था, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता कि हाँ यहाँ पे कौन बोल रहा है, किसके बिहाफ पे, पुअर फार्मर्स के बिहाफ पे, राइट। तो उन्होंने वो उनकी सिचुएशन को फील किया, ऐसा लग रहा था कि यस, वो उनकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं और हमें वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव, कैसे, क्रिटिकल का मतलब हो गया लॉजिकल, रिफ्लेक्टिव मींस डीप थिंकिंग वाली, क्योंकि यहाँ पे डीप थिंकिंग की बात हो रही है। जिस तरीके से अर्बन ड्वेलर्स इन लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं, उस पॉइंट की यहाँ पे बात हुई है, यस और नो, तो इसलिए ये टोन है। मूड कैसा रहा है, सॉम्बर एंड मेलंकोलिक, मेलंकोलिक अपसेट एंड सॉम्बर सीरियस, क्योंकि जब आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आपको ये इमोशंस आए होंगे कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस वाली बात है, और साथ में कितना बुरा लग रहा है उन अर्बन ड्वेलर्स के लिए, तो बिल्कुल नहीं, उन रूरल पीपल के लिए हमें कितना बुरा लग रहा है, ठीक है, उनके ऊपर दया आ रही है, तो ये वाली फीलिंग है। थॉट प्रोवोकिंग है, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये आइडिया क्लिक हुआ होगा कि ये चीज गलत है, तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, राइट। तो आपके थॉट को यहाँ पे इवोक किया गया है, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी दिखाई हुई है, क्योंकि अर्बन और रूरल दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है उनकी थिंकिंग प्रोसेस में, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी फ्लरिशमेंट में, एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पोएम है आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर्स, which is written by Adrian Rich। अब ये पोएम हमें शो करती है ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, मैन डोमिनेशन सोसाइटी में वुमेन की क्या कंडीशन है, उनके ऊपर कैसे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, उनकी कैसी कंडीशन और कैसे सिचुएशन बन रही है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस पोएम में। तो जो हमारी आंट जेनिफर है वो अब कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, कढ़ाई करते हैं ना, अपने हाथ से डिजाइन बनाते हैं क्लोथ के ऊपर, वो चीज। तो वो एम्ब्रॉयडरी किस चीज की कर रही है, शी इज क्रिएटिंग टाइगर्स ऑन अ क्लोथ। वो टाइगर्स कैसे हैं, ब्राइट और फियरलेस है, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो मतलब ऐसा इमेज बनाई हुई है जिसमें टाइगर जंप कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो ये उन्होंने क्लोथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अब ये चीज क्या सिंबलाइज करती है, ये जो इमेज है वो क्या सिंबलाइज कर रही है, स्ट्रेंथ, करेज एंड फ्रीडम, ठीक। लेकिन हमारी जो आंट जेनिफर टाइगर है ना, बिल्कुल इनके कॉन्ट्रास्ट में, इनके ऑपोजिट है, वो बिल्कुल भी करेजियस नहीं है, उनके अंदर इतनी उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है, फियरलेस वो नहीं है बिल्कुल इन टाइगर्स की तरह। इंस्टेड शी इज वीक, नर्वस एंड ऑप्रेस्ड इन हर मैरिड लाइफ, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, ऑप्रेस्ड हो चुकी है, क्योंकि मेन डोमिनेशन है, यू नो हाउ अ हस्बैंड बिहेव्स इन अ मेन डोमिनेटेड सोसाइटी। तो ये वाली चीज इसमें शोकेस की हुई है। उनकी फिंगर्स ट्रेम्बल कर रही है, ट्रेम्बल यानी कि शिवर कर रही है, कांप रही है, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उन टाइगर्स को क्लोथ पे, वो एम्ब्रॉयड कर रही है, ठीक है। ये चीज क्या शो कर रहा है, उनका डर, उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, बिल्कुल भी उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बिल्कुल भी फियरलेस नहीं है, इवन शी इज वेरी स्कैर्ड काइंड ऑफ वुमेन। में जो वेडिंग रिंग है ना, वो सिंबलाइज करती है कि उनके ऊपर मैरिज का कितना बड़ा बर्डन है, उनके हस्बैंड का कितना ज्यादा डोमिनेशन है, ऑपरेशन वो सह रही हैं, कितने ज्यादा सफरिंग और पेन में वो है, वो चीज इसमें सिंबलाइज की हुई है, ठीक। आगे क्या बताया हुआ है कि उनकी लाइफ ऐसी है कि वो बिल्कुल भी फ्रीली मूव नहीं कर सकती, उनकी रियल लाइफ यही चीज तो शो कर रही है कि वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी फियरलेस नहीं है, बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है उन सारे टाइगर्स की तरह जो वो एम्ब्रॉयड कर रही है अपनी एम्ब्रॉयडरी में क्लोथ के ऊपर, ठीक है। इससे क्या चीज और पता चल रही है कि उनके अंदर ये डिजायर है कि वो वैसी फ्रीडम पा सके। इन दी एंड पोएट यही कहती है कि जो आंट जेनिफर है, अगर उनकी डेथ भी हो जाएगी ना, तब भी वो फियरलेस कभी नहीं बन सकती, इवन दो उन्होंने जो टाइगर्स क्रिएट किए हैं वो तो हमेशा ऐसे प्राउडली फियरलेसली मूव करते रहेंगे। ये चीज इसमें बताई हुई थी, अब आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इन लास्ट
इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, जो उनकी आर्ट है ना वो एक इमेजिनेशन है जो सिर्फ एक्सप्रेस कर रही है कि हाँ उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी ऑपरेशन से छुटकारा चाहिए, बट वो उस चीज को रियल लाइफ में कभी अचीव नहीं कर पाती। जो हमारी नंबर वन थीम है दैट इज ऑपरेशन ऑफ विमेन। इसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो विमेन की कंडीशन, उनके ऊपर जो वर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सप्रेशन हो रहा है वो हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट इज करेज एंड फ्रीडम की बात हो रही है। जो उन्होंने टाइगर्स क्रिएट किए हुए हैं वो चीज क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, फियरलेस है वो, कॉन्फिडेंट है एंड इंडिपेंडेंट है, राइट। जो कि आंट जेनिफर एज अ लाइक ह्यूमन इन चीजों को पाने की कोशिश कर रही है, डिजायर क्रिएट कर रही है। आर्ट्स एज एक्सप्रेशन, आर्ट यहाँ पे वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, बट हाँ यहाँ पे उन्होंने एक जरिया बनाया, एक वे बनाया कि उनके इमोशंस क्या है, वो क्या फील कर रही है इनसाइडर, ठीक है। रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, उनकी रियलिटी क्या है कि शी इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, बट उनकी इमेजिनेशन क्या है, शी वांटेड टू बी लाइक द टाइगर्स, जो कि बिल्कुल एम्पावर्ड है, कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है, ये सब। तो बेसिकली वो यहाँ पे इमेजिनेशन के थ्रू एक एस्केपिज्म पाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। टिमिड लाइफ क्या होता है, बिल्कुल शाई, जिसमें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को, वो। एंड्योरिंग पावर ऑफ आर्ट, अब जो आर्ट उन्होंने क्रिएट की है वो क्या शो कर रही है, वो चीज क्या सिंबलाइज कर रही है कि उनकी डेथ के बाद भी ना वो जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं वो तो फियरलेस रहेंगे, बट यहाँ पे आंट जेनिफर टाइगर्स वो कभी भी लाइवली नहीं हो सकती इन लोगों की तरह, इन टाइगर्स की तरह वो कभी भी फियरलेस नहीं बन सकती, ठीक है। तो उनकी सफरिंग, उनकी पेन की बात हुई है जो वो एंड्योर कर रही है, एंड्योर यानी कि टॉलरेट करना। टोन एंड मूड, टोन कैसी है, एम्पैथेटिक एंड ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्वेंट क्योंकि बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन की हुई है, कितना डीपली एड्रिन रिच ने एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को ऑब्जर्व किया और फिर ये टेक्स्ट आपके सामने क्रिएट किया हुआ है। एम्पैथेटिक का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने आप को किसी दूसरे पर्सन की सिचुएशन में रख के देखते हो, यू स्टार्ट फीलिंग द सेम वट एवर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, तो वो होती है एम्पैथेटिक। तो यहाँ पे एज ए वुमेन एड्रिन रिच ने भी आन जेनिफर टाइगर्स की प्लेस पे अपने आप को रखा और तब ये आपके सामने सिचुएशन क्रिएट की, तो उनको समझ में आया कि हाँ शी इज इन रियली बिग स्ट्रगल इन हर लाइफ, ओके। जो मूड है वो कैसा है, सॉम्बर एंड कॉन्स्ट्रेंट है, कॉन्स्ट्रेंट यानी कि लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, सॉम्बर मीन्स सीरियस। तो स्टार्टिंग में जो आंट जेनिफर्स का मूड है वो काफी सीरियस है, रिस्ट्रिक्टेड है, बट जैसे जैसे उन्होंने वो एम्ब्रॉयडरी की है वो क्या चीज दिखा रही है उनके नेचर से रिलेटेड कि हाँ वो होप एंड रेजिलिएंट है, मतलब उनके अंदर भी वो इच्छा है, वो डिजायर है कि वो भी टाइगर्स की तरह फियरलेस और कॉन्फिडेंट बन पाए, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने थ्रू आर्ट एक्सप्रेस की है। सो दीज वर ऑल योर पोम्स which is completed. Thanks for watching, and if you like this video, so hit the like button, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon as well so that you cannot miss any update. Please share this video to all class 12 students, क्योंकि इस टेक्स्ट में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं रिलेटेड टू द पोइट्री। ये टेक्स्ट आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अपने आंसर फॉर्मेट में, आपको इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई नो यू आर डूइंग वेरी वेल, अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एज वेल।